गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था संघवाद को, और संघवाद में हमने पढ़ा था सोवियत संघ के बारे में कि सोवियत संघ किस प्रकार से अलग हुआ, और एक संघ होने के साथ साथ उसकी जो संवैधानिक दायित्व हैं, संविधान से उसे जो जो शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो वो किस प्रकार से कार्य करती हैं। तो आज इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे। भारतीय भूभाग एक महाद्वीप की तरह विशाल और अनेक विविधताओं से भरा है। देखिए, जब हम भारतीय भूभाग की बात करते हैं तो अलग अलग विविधता, डिस्क्रिमिनेशन, आप देखते हैं अभी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाते हैं तो भाषा बदल जाती है, लोगों का रहन सहन बदल जाता है। तो ये सब क्या है, उनकी संस्कृति बदल जाती है, उनके कल्चर बदल जाते हैं। ये सभी क्या है, उनकी विविधता हमें नज़र आती है। विविधता में एकता। यहाँ जैसे कि 20 प्रमुख और सैकड़ों अन्य छोटी भाषाएं हैं। देखिए, जो मेन लैंग्वेजेस हैं वो कितनी हैं, 20 हैं, और छोटी भाषाएं बहुत सारी अन्य छोटी भाषाएं हैं। यहाँ अनेक धर्मों के मानने वाले लोग निवास करते हैं। देश के विभिन्न भागों में करोड़ों आदिवासी निवास करते हैं, और इन विविधताओं के बावजूद हम एक साझी जमीन पर रहते हैं और हमारा एक साझा इतिहास है। खासकर उन दिनों का जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे बीच दूसरी कई समानताएं हैं। देखिए, जिस समय देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उस समय भी हमने देखा कि भाई उसमें चाहे पश्चिम बंगाल हो, उसमें चाहे महाराष्ट्र हो, उसमें चाहे उत्तर प्रदेश, ये सभी राज्य एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ रहे थे। उसमें चाहे हमारे दक्षिण पूर्व के राज्य हों, वो हमारे चाहे पूर्व के राज्य हों, उत्तर के राज्य हों, तो सभी राज्य एक साथ मिलकर इतनी विविधताओं के साथ भी लड़ रहे थे, और हमारे बीच दूसरी कई समानताएं। इसी कारण हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भारत को विविधता में एकता के रूप में परिभाषित किया। तो इन सभी कारणों की वजह से ही हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे, उन नेताओं ने भारत को कैसे रिप्रेजेंट किया, विविधता में एकता। कभी कभार इसे विविधताओं के साथ एकता की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, संघवाद में कोई ऐसे निश्चित और कठोर सिद्धांत नहीं होते जो प्रत्येक ऐतिहासिक परिस्थिति में समान रूप से लागू हों। शासन के सिद्धांत के रूप में संघवाद विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न स्वरूप ग्रहण करता है। संघीय राज्य की शुरुआत अमेरिका से हुई, लेकिन वह जर्मनी और भारतीय संघवाद से भिन्न है। देखिए, शुरुआत कहाँ से हुई है संघीय राज्यों की, कि एक राज्यों का संघ अमेरिका, लेकिन वह जर्मनी और भारतीय संघवाद से भिन्न है। देखिए, वो क्यों अलग क्यों है, किससे, जर्मनी और इंडियन संघवाद से। फिर भी संघवाद की कुछ मूल अवधारणाएं और विचार अवश्य हैं। निश्चित रूप से संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। इसमें एक प्रांतीय स्तर की होती है और दूसरी केंद्रीय स्तर की। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, पर भारत में इकहरी नागरिकता, यानी कि देखिए ड्यूअल आपको सिटीजनशिप मिलती है कुछ देशों में, लेकिन यहाँ पर क्या है, इकहरी नागरिकता। इस प्रकार लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएं होती है, यानी कि लोगों की जो आइडेंटिटी होगी वो ड्यूअल होगी। वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी। जैसे हम में से कोई गुजराती है या झारखंडी होने के साथ साथ भारतीय भी होता है, यानी कि कोई गुजरात से है, कोई मध्य प्रदेश से है, तो वो अपने राज्य के साथ साथ क्या है, हमारे देश का भी है। प्रत्येक स्तर की राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशिष्ट शक्तियाँ और उत्तरदायित्व होते हैं, तथा वहाँ एक अलग सरकार भी होती है। दोहरे शासन की विस्तृत रूपरेखा अमूमन एक लिखित संविधान में मौजूद होती है। यह संविधान सर्वोच्च होता है और दोनों सरकारों की शक्तियों का स्रोत भी राष्ट्रीय महत्व के विषयों जैसे प्रतिरक्षा और मुद्रा का उत्तरदायित्व संघीय या केंद्रीय सरकार का होता है। क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के विषयों पर
प्रांतीय राज्य सरकारें जवाबदेही होती है। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था, केंद्र और राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है जो संघर्षों का समाधान करती है। न्यायपालिका को केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे के संबंध में उठने वाले कानूनी विवादों को हल करने का अधिकार होता है। देखिए, न्यायपालिका को किसके बीच में? जो केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच अगर कोई टकराव हो जाता है, कोई मतभेद होता है, तो उनके बीच उन संघर्षों को समाप्त करने के लिए न्यायपालिका क्या करते हैं? कानूनी विवादों को हल करने का अधिकार किसके पास होता है? न्यायपालिका के पास होता है बच्चों। देखिए, संघवाद के वास्तविक कामकाज का निर्धारण राजनीति, संस्कृति, विचारधारा और इतिहास की वास्तविकताओं से होता है। देखिए, जो हम एक्चुअल जो कामकाज का डिटर्मिनेशन होता है, वो पॉलिटिक्स हो या फिर हमारा कल्चर हो या फिर आइडियोलॉजी, वो सब इतिहास की वास्तविकताओं से होता है। आपसी विश्वास, सहयोग, सम्मान और संयम की संस्कृति हो तो संघवाद का कामकाज आसानी से चलता है। देखिए, ये सब चीज़ें हम अपने आसपास भी देखते हैं कि भाई अगर हमारा इंडिविजुअल ट्रस्ट है, आपसी यानी कि म्यूचुअल रिलायंस यानी कि म्यूचुअल विश्वास, सहयोग, कोऑपरेशन, रेस्पेक्ट और पेशेंस एंड कल्चर, तो हर एक संस्था के लिए, हर एक संघ के लिए, संघवाद के लिए कामकाज क्या हो जाता है? आसानी से चलता है। राजनीतिक दलों के व्यवहार से भी यह तय होता है कि संविधान किस रास्ते चलेगा। यदि कोई एक इकाई, प्रांत, भाषाई समुदाय या विचारधारा पूरे संघ पर हावी हो जाए तो दबदबा कायम करने वाली ताकत के साथ जो इकाइयाँ या लोग नहीं हैं उनमें विरोध पनपता है। ऐसी स्थिति में नाराज इकाइयाँ अपने अलग अलग होने की मांग उठा सकती है, नौबत गृह युद्ध तक आ सकती है। बहुत से देशों को इस अनुभव से गुजरना पड़ा है। देखिए, इसे समझने की ज़रूरत है। यदि कोई एक इकाई या प्रांत, भाषाई समुदाय या विचारधारा पूरे संघ पर हावी हो तो दबदबा कायम करने वाली ताकत के साथ जो इकाइयाँ या लोग नहीं हैं उनमें विरोध पनपता है, और ऐसी स्थिति में नाराज इकाइयाँ अपने अलग होने की मांग उठा सकती है। तो मांग उठाने से किसकी नौबत आ जाएगी बच्चों? गृह युद्ध। देखिए, इसमें एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, ये नाइजीरिया में संघवाद। यदि किसी देश के विभिन्न क्षेत्र और समुदाय एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते तो वहाँ संघीय व्यवस्था भी एकता लाने में असफल होगी। इसे नाइजीरिया के उदाहरण से समझा जा सकता है। 1914 तक उत्तरी नाइजीरिया और दक्षिणी नाइजीरिया ब्रिटेन के दो उपनिवेश थे। 1950 में इबादान संवैधानिक सम्मेलन में नाइजीरिया के नेताओं ने एक संघीय संविधान बनाने का निर्णय लिया। नाइजीरिया की तीन बड़ी जातीयताएं एरुबा, इबो और हौसा फुलानी, इनके नियंत्रण में देश के 3 क्षेत्र पश्चिम, पूर्व और उत्तर थे, जिसका नियंत्रण कर रही थी। इनके द्वारा अन्य क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयास से भय और संघर्ष का माहौल बना। इससे वहाँ एक सैनिक शासन की स्थापना हुई। 1960 के संविधान में केंद्र और प्रांतीय सरकारें संयुक्त रूप से नाइजीरिया की पुलिस का नियंत्रण करती थी। 1979 के सैनिक संविधान के अंतर्गत किसी भी राज्य को सिविल पुलिस रखने का अधिकार नहीं था। हालांकि 1999 में नाइजीरिया में लोकतंत्र की दोबारा बहाली हुई, लेकिन धार्मिक विभेद बने रहे। नाइजीरियाई संघ के सामने यह समस्या भी बनी रही कि तेल संसाधन से प्राप्त राजस्व पर किसका नियंत्रण होगा। इस प्रकार नाइजीरिया की विभिन्न संघीय इकाइयों के बीच धार्मिक, जातीय और आर्थिक मतभेद बरकरार रहे।